इंटरेस्ट स्प्रेड, ब्याज प्रसार और लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमने इसमें थोड़ा सा डिस्कस किया था कि लोन्स क्या है बैंक के लिए, लिक्विडिटी क्या है, और लिक्विडिटी को मेंटेन करना, क्योंकि बैंकों का जो व्यवसाय है वो सारा विश्वास पर आधारित है, और विश्वास ही बेस है। और विश्वास यह है कि मेरा पैसा बैंक में सुरक्षित है, तभी डिपॉजिटर उसमें पैसा जमा कर रहा है। जिस दिन उसका विश्वास डगमगा जाता है, उसी दिन बैंक की पोजीशन खराब हो जाती है। तो बैंक के एग्जिस्टेंस पर, बैंक के स्थायित्व पर सीधा डेंट पड़ता है एक बार अगर विश्वास टूटता है तो विश्वास को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि जब भी कोई डिपॉजिटर जमा करता पैसा मांगता है तो उसको इमीडिएट पैसा मिल सके। तो इसके लिए बैंकों के पास पर्याप्त तरलता का होना जरूरी है, और उसी के लिए ही ये ध्यान में रखा गया और रिजर्व बैंक द्वारा भी ये जरूरी किया गया कि बैंक अपना सारा पैसा उधार पर नहीं देंगे, और अपनी जरूरत के हिसाब से कैश तो रखेंगे ही, उसके अलावा कभी अगर अब ना हो, बैंक उस स्थिति को संभाल सकें। बैंकों का कुछ पैसा नकद के रूप में, कुछ पैसा ऐसी सिक्योर्ड एसेट्स में रहे जहां से कि बैंक उस पैसे को निकालकर एकदम अपनी पोजीशन को संभाल सके। तो दो हमने उसमें डिस्कस किए रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइंस है कि कुछ पैसा सीआरआर में रखना है, कुछ पैसा हमें एसआरआर में रखना है। सीआरआर में नकद के रूप में रिजर्व बैंक के पास और अपने पास रखा जाता है, जबकि एसएलआर में जो पैसा है, जो नकद का रखने का परसेंटेज है, उस गोल्ड के रूप में रखा गया पैसा शामिल होगा, और कुछ जो सिक्योरिटीज रिजर्व बैंक ने प्रेस्क्राइब की हैं एसएलआर के लिए, उनमें लगाने पर ही वो हमारा एसएलआर कंप्लीट होगा। और इन दोनों परसेंटेज को हमेशा बनाकर रखना सभी बैंकों के लिए जरूरी है। और इससे बचा हुआ पैसा जो है, वही बैंक जो है अपना ऋण देने के लिए और अपने अन्य जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि इन दोनों में कैश में तो कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं, जबकि जो पैसा एसएलआर के लिए रखा जाता है गोल्ड में भी, अगर कोई मार्केट में उठाव पटाव होगा रेट के हिसाब से उसको बेनिफिट मिलेगा अगर वो सेल करने जाएगा तो बैंक। अदरवाइज बाकी सिक्योरिटीज में भी बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट होता है, बहुत कम इंटरेस्ट होता है। तो बैंक की जो लागत है वो इससे पूरी नहीं हो सकती कि सारा पैसा वो एसएलआर की सिक्योरिटीज में लगा दे जितना डिपॉजिट का इकट्ठा हुआ है। तो बैंक का सर्वाइवल संभव नहीं है, क्योंकि इनकम इतनी नहीं होगी जितना उसे डिपॉजिट्स पर देना है, और अपने खर्चे चलाने के लिए उसे पैसा चाहिए। तो इसीलिए बैंकों के लिए जरूरी है कि वो ऋण दे। अदरवाइज भी बैंकों का जो मुख्य कार्य है वो डिपॉजिट्स कलेक्ट करना और ऋण देना ही है। तो बैंक इसलिए ज्यादा से ज्यादा ऋण देना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है उनका लोन्स के रूप में लगे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आय कमा सकें और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकें। लेकिन रिजर्व बैंक के रिस्ट्रिक्शंस के बाद जो पैसा बचता है वही पैसा ही ऋण के लिए लगाया जा सकता है। ऋण देने के लिए भी यह सुनिश्चित करना बैंकों का कार्य रहता है कि पैसा वापस भी आए। कहीं ऐसा ना हो ऋण देने के ब्याज के चक्कर में पैसा ही डूब जाए, कहीं ऐसे लोगों को पैसा दे दिया जाए जाए कि ना ब्याज मिले और ना मूलधन वापस आए। उस स्थिति में भी बैंक की स्थिति खराब होने वाली है, और बैंक जो है डिपॉजिटर की मांग को पूरा नहीं कर पाएंगे, उनको वापस पैसा जब उनके द्वारा मांगा जाएगा तो नहीं दे पाएंगे। तो
लोन देते हुए पूरी सावधानी बरती जाती है, बहुत से नियम बनाए जाते हैं ताकि हमारा जो लोन में जो पैसा लगा हुआ है वो सुरक्षित रहे। और जैसा पहले कहा गया कि जब भी कोई व्यक्ति या कोई संस्था ऋण दे रही है तो यह भी निश्चित है कि कुछ ना कुछ पैसा मार्केट में जरूर डूबेगा, लेकिन उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमेशा यह सुनिश्चित किया जाता है कि हमारा जो लोन डूबने की तरफ भी जाए तो बहुत ही कम हिस्सा हो, जिसका प्रॉफिटेबिलिटी पर या बैंक की हेल्थ पर कोई असर ना हो, कि कम से कम पैसा हमारा एनपीएज में या बैड डेट्स में हो। तो लोन जब देते हैं तो लोन देते हुए ही सबसे बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि एक बार ऋण दे दिया तो उसको वसूलना फिर उधार लेने वाले के विवेक पर निर्भर करता है। आपको बहुत सी चीजें उस समय फिर सामने वाले पर डिपेंडेंट होना। जब तक ऋण नहीं दिया है तब तक पैसा मेरे पास है, सुरक्षित है, मैं उसको सोच सकता हूँ किसको देना है, कैसे देना है। और एक बार पैसा दे दिया तो उसकी वापसी फिर जिसने पैसा लिया उसके विवेक पर, उसकी शक्ति पर, उसके और भी बहुत से जो हम अभी डिस्कस करेंगे चीजों पर निर्भर करेगी। तो बैंक इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही लोन देते हैं। और लोन देने के लिए, साउंड लैंडिंग के लिए, उत्तम ऋण देने के लिए बैंकों के कुछ सिद्धांत रहते हैं जो सभी बैंकों द्वारा जो है फॉलो किए जाते हैं, ताकि जो ऋण देने की क्वालिटी है, ऋणों का स्वरूप जो है बैंकों के पास अच्छा रहे। तो सबसे पहला उसमें रहता है सुरक्षा, कि मेरे फंड जो हैं जिसको लोन दिया है वो सुरक्षित रहे। दूसरा लिक्विडिटी, कि वापसी मेरे पास आती रहे, लाभप्रदता तो रहेगा ही रहेगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, प्रॉफिट्स मिले। और प्रोडक्टिव पर्पस, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक पिरामिड की तरह आपको दिख रहा है। पिरामिड का मतलब है कि जो सबसे नीचे है और जो सबसे ऊपर है, ये सारे मेरे सिद्धांत मेरे लोन देने के लिए जरूरी है। सबसे पहला सुरक्षा, फिर लिक्विडिटी तरलता, लाभप्रदता, उत्पादक उद्देश्य, जोखिम का विविधीकरण और सिक्योरिटी। लास्ट वन इज सिक्योरिटी। तो ये सारे मेरे सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले धन की सुरक्षा। सुरक्षा का अर्थ है कि उधारकर्ता बिना चूक के नियमित रूप से ऋण ब्याज चुकाने में सक्षम हो। फंड की सेफ्टी लोन देने का सबसे जरूरी प्रिंसिपल है। बैंकर पब्लिक फंड का कस्टोडियन है और जो पैसा डिपॉजिट हुआ है उसी पैसे को ही वो लोन के लिए देता है। तो ये सुनिश्चित करना बैंकों का एक मुख्य कार्य है कि लोन जो दिया है वो सुरक्षित रहे और उसकी जो रिटर्न है, वापसी है, वो समय पर निर्धारित शर्तों के अनुसार ना सिर्फ मूलधन की बल्कि ब्याज की भी वसूली हो सके। अब लोन जो दिया है जिसको, जैसे पहले बताया तुम्हें कि लोन जिसको दे दिया, अब वापसी तो उसके विवेक पर, उसकी क्षमता पर निर्भर करने वाली है, बारोवर पर डिपेंड करने वाली है, ऋण लेने वाले पर डिपेंड करने वाली है। क्योंकि देना तो मेरे हाथ में था, लेना अब वसूलना है उससे पैसा। तो उसके लिए जो है किन बातों पर वो निर्भर करेगा। सबसे पहला, बारोवर के चरित्र पर, उसका करेक्टर कैसा है। अगर उत्तम चरित्र का व्यक्ति है तो हमेशा वो अ, जब लोन लेगा तब भी
बैंक से बिल्कुल ठीक बात बताएगा कि इस पैसे के लिए कहाँ यूज करने वाला है, कहाँ क्या उसको इनकम एक्सपेक्टेड है, और कैसे उसको रिपेमेंट करने वाला है। और जहां तक संभव हो सके वो ऋण की वापसी भी जरूर करे। हाँ, अगर उसका करेक्टर ही खराब है, उसकी आदत ही पहले से ही यही है कि वो ऋण लेकर डिफॉल्ट ही करना है, उसका मकसद ही यही है कि बैंक से लोन लो और उस पैसे को वापस नहीं करना है, उसका चरित्र ही ऐसा है, तो उस समय उससे वसूल करना बहुत ही मुश्किल है। तो पैसा आपका खराब होने ही वाला। तो बैंक जो है ध्यान रखते हैं कि लेने वाले का करेक्टर कैसा है, उसकी आदत कैसी है। इसीलिए सिबिल देखी जाती है कि उसके जो पास्ट लोन लिए थे, सिबिल हमें उसकी क्रेडिट रिपोर्ट जो है उसकी हिस्ट्री बताती है कि उसने कितना लोन लिया है या नहीं लिया, और अगर लिया है तो उसका रिपेमेंट किस तरह से किया है, या अभी चल रहा है लोन तो कैसा वो रिपेमेंट कर रहा है, टाइम पर कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि सिविल में सिर्फ वही लोन नहीं दिखाता जो आपके चल रहे होते हैं। सिविल ने आपकी पूरी हिस्ट्री दिखाता है कि आपने आज तक जो भी लोन लिए हैं उन सभी का रिकॉर्ड वो दिखाता है, उनको कैसे आपने रिपे किया है, प्रॉपरली टाइम पर किया है या नहीं किया, कोई एनपीए तो नहीं हुआ आपका अकाउंट, या कोई डिफॉल्ट तो नहीं हुआ, या कोई लेट पेमेंट तो नहीं हुई। ये आपकी हिस्ट्री में हमेशा ही रहने वाला है। आप ये सोचें कि आज आपका डिफॉल्ट कर दिया, या आपने एनपीए कर दिया, या आपने देर से पेमेंट कर दी, लेकिन कुछ समय बाद आपका ऋण खाता बंद हो गया, तो उसका कहीं किसी को पता नहीं चलेगा। सिबिल की रिपोर्ट हमेशा ये रिफ्लेक्ट करती है कि आपने कहाँ कहाँ से लोन लिया था और क्या उसका करेक्टर रहा था। ऐसा होगा तो वो हमेशा ही आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो बैंक इसीलिए सिबिल रिपोर्ट निकालते हैं कि कस्टमर के करेक्टर के बारे में पता लग सके। फिर दूसरा रहता है कैपेसिटी, कि ऋण देने वाले का जहां पैसा यूज करेगा वहां से उसको कैश फ्लो क्या होने वाला है, या उसका जो एग्जिस्टिंग कैश फ्लो है, जो उसके पास अभी तक इनकम हो रही है, वो कैसी है। क्या वो ऋण चुकाने की क्षमता रखता है या नहीं रखता उस इनकम से। क्योंकि वसूली जो मुख्य रूप से होने वाली है वो उसकी जो जहां ऋण लगाने वाला है वहां से आने वाली इनकम या उसके अपनी कैश फ्लो से ही होने वाली है। अगर उसका कैश फ्लो ही इतना कम होगा कि वो किस्त नहीं दे सकता तो ऋण तो डूबेगा ही। तो उसे या तो और उधार लेकर इस ऋण को पूरा करना होगा, इसकी चुकौती करनी होगी, या वो डिफॉल्ट करेगा। क्योंकि उसके पास कैश फ्लो ही नहीं है, तो कैसे वो उसकी पेमेंट। फिर तीसरा रहता है उसकी क्षमता, इच्छा, कि उधार करने की निर्धारित शर्तों के अनुसार उधारकर्ता ऋण चुकाने की मंशा, फंड की सुरक्षा को तय करने के लिए अहम पहलू है कि उधार करने वाले की इच्छा भी शक्ति भी है या नहीं है रिपेमेंट करने की। फिर इनकम जनरेशन, अगर ऋण लेने के बाद उसकी इनकम बढ़ रही है, वो उसको प्रोडक्टिव पर्पस में यूज कर रहा है, तो लोन की रिपेमेंट आसानी से हो सकेगी। और अगर इनकम इतनी बढ़ रही है कि वो हमारी इंस्टॉलमेंट से ज्यादा है, तो सुनिश्चित है कि हमें लोन की रिपेमेंट आसानी से मिल जाएगी। तो इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। फिर लोन की कंडीशंस, किन कंडीशंस पर, शर्तों पर ऋण दिया, और शर्तें भी ऐसी होनी चाहिए जो पूरी हो सके। ऐसा ना हो कि बारोर की, जैसे मान लीजिए अब किसी ने कोई मशीन ली है, और मशीन को लगाने में, उसको चालू करने में, उसको मंगवाने में, मान लीजिए इंपोर्ट करना है उसे, तो 3 महीने 4 महीने वहां से आने में ही लगने हैं। और उसके बाद 1 महीना इंस्टॉलमेंट्स में भी लगेगा, और फिर उसके बाद 1 महीने बाद हो सकता है प्रोडक्शन में आए।
तो 5 या 6 महीने उसको माल को तैयार करने में ही लग जाने हैं। तो अगर बैंक जिस दिन उसे ऋण दिया है, ऋण तो हो सकता है पहले दिन ही देना पड़े बारोवर को, क्योंकि सप्लायर पैसा एडवांस मांग रहा हो। और अगर ऋण की शर्तें ऐसी रख दी जाए कि लोन देते ही अगले महीने से वसूली शुरू हो जाएगी, तो बारोवर कहाँ से करेगा? तो शर्तें रखते हुए भी ये ध्यान रखा जाता है कि बारोवर उन शर्तों का आसानी से पालन कर सके और ऋण के जो वसूली है वो ढंग से हो सके, कभी भी एनपीए की तरफ ना बढ़ सके। तो उसमें मॉरेटोरियम दिया जाता है, हॉलीडे पीरियड दिया जाता है कि हम जब इनकम जनरेट शुरू होगी 6 महीने बाद ही पहली किस्त शुरू करें। या फिर जैसा आप स्कूल बनाने के लिए लोन लेते हैं या कॉलेज बनाने के लिए लोन लेते हैं, तो स्कूल कॉलेज अगर आपने पहली बार शुरू कर रहे हैं तो शुरू के सालों में वहाँ स्टूडेंट्स कम रहेंगे। धीरे 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 स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। पहली क्लास या पहले आपने 5 या 10 क्लास शुरू की, तो वही क्लासेस के स्टूडेंट आगे रहेंगे और अगले साल एडिशनल आएंगे, तो इनकम उसी हिसाब से धीरे धीरे बढ़ेगी। तो अगर हम इसमें ईएमआई फिक्स कर दें, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट फिक्स कर दें लोन की रिपेमेंट की, तो कस्टमर को दिक्कत होगी। शुरू के समय में उसके पास इनकम नहीं होगी और वो रिपेमेंट प्रॉपर नहीं कर पाए। तो बैंक क्या करते हैं, उसमें इन्फ्लेटेड इंस्टॉलमेंट्स करते हैं। शुरू के कुछ समय के लिए कम इंस्टॉलमेंट और धीरे 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 वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे पहले के 3 साल के लिए कुछ इंस्टॉलमेंट फिक्स कर दी, चौथे साल से अगले 3 साल के लिए कुछ उससे बढ़ाकर, फिर 6 साल बाद और बढ़ाकर, जैसे जैसे लगता है कि रिपेमेंट कैपेसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंस्टॉलमेंट्स बढ़ा दी। ये शुरू से ही सैंक्शन लेटर में ही फिक्स किया जाता है और ये शर्तें जो है इसी हिसाब पर, इसी हिसाब से शर्तें ठीक नहीं होंगी तो लोन का रिपेमेंट इफेक्टेड हो सकती है। फिर कोलेट्रल, द लास्ट वन इज कोलेट्रल। कोलेट्रल वह संपत्ति है जिसे मान लीजिए ऋण की वसूली के समय कहीं हमें दिक्कत हुई या ऋण हमारा खराब हुआ, तो बैंक जो संपत्ति के लिए लोन दिया उसके अलावा दूसरी जो संपत्ति उसने गिरवी रखी है उसके थ्रू भी वसूली कर पाए। जैसे आप लोन लेते हैं बैंक से, तो आपने हाउसिंग लोन लिया है या आपने तो मशीन का लोन लिया, तो बैंक कई बार उसमें कोलेटरल सिक्योरिटी मांगते हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी बैंक को दीजिए, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स भी रखते हैं। तो वो इसीलिए है कि आप अगर लोन चुका नहीं पाए किसी भी कारण से और बैंक को जो है वसूली नहीं हो पा रही, तो जो आपकी प्रॉपर्टी है जो गिरवी रखी हुई है उसको बेचकर वसूली अपनी पूरी कर सके। तो कोलेट्रल का पर्पस भी यही होता है, कोलेट्रल भी इसी काम से आती है। तो बैंक के लोन की रिपेमेंट में कोलेट्रल का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। केवाईसी, अपने ग्राहक को जाने, उस पर टिके रहें। एडवांस देते हुए बारवर्स के चुनाव के लिए ये भी जरूरी है कि हम अपने बारवर की पहचान अच्छी तरह करें, कहीं हमें पहचान में ही चूक ना हो जाए, उसमें ही हम धोखा ना खा जाए, कहीं बेनामी लोन की तरह लोन ना बट जाए, बाद में बारवर्स का पता ही ना लगे कि कहाँ गया वो पर्सन, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर फर्जी नाम से लोन ले हमने बांट दिया, तो वसूली हो ही नहीं पाएगी। फिर दूसरे बैंकों की आरबीआई सिबिल रिपोर्ट वेरीफाई तो लोन देते हुए की जाती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके उसका पहले से कहीं हमारा डिफॉल्ट वगैरह नहीं है। तो ये सब हमारे लोन की सुरक्षा में आते हैं। फिर आते हैं लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी का मतलब है कि ऋण की मंजूरी करते समय बैंक द्वारा तय किया गया ऋण अदायगी अनुसूची के अनुसार पैसा बैंक में वापस आ जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कहीं पैसा हमारा जो है वो लंबे समय के लिए फंस नहीं। बैंक जब ऋण देते हैं तो वो सुनिश्चित करते हैं कि उनके
लिक्विडिटी बनी रहे। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि बैंकों के पास जो पैसा है वो पब्लिक का है और पब्लिक को डिमांड के हिसाब से उसे पैसा वापस देना ही देना है। तो बैंक सुनिश्चित करते हैं कि मेरे पास, बैंक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि मेरे पास इतनी इतनी डिमांड रहने वाली है। और बैंकों के पास ज्यादातर पैसा जो रहता है डिपॉजिट का, वो ये होता है कि 70% के आसपास पैसा जो है बैंकों का 1 साल के अंदर अंदर वापस देना। उसके बाद ठीक है, नया पैसा आ जाता है, नया डिपॉजिट आता है, वो उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, या फिर लोन से रिकवरी आती है उससे। तो बैंक को ध्यान में रखना है कि मेरे को कितना डिपॉजिट मिल रहा है, कितनी मुझसे रिकवरी आने वाली है और कितनी मेरी डिमांड होने वाली है डिपॉजिट की। इसमें कभी भी मिसमैच ना हो पाए। तो लोन देते हुए ये ध्यान रखा जाता है कि मुझे कितना पैसा टर्म लोन में देना है, कितना वर्किंग कैपिटल में देना है, कितना डिमांड लोन में देना है, ताकि लिक्विडिटी बनी रहे, मेरी एसेट लाइबिलिटी की मैनेजमेंट हमेशा प्रॉपर रहे। इसको, लिक्विडिटी को बोलते हैं एसेट लाइबिलिटी का मैनेजमेंट। एसेट्स मेरी लोन्स की वसूली, लोन से होने वाली आय, और जो मेरी डिमांड है लाइबिलिटी की तरफ से, डिपॉजिटर की तरफ से, उसको हम मीट आउट कर सके। तो एसेट लाइबिलिटी को इस तरह से मैनेज किया जाता है कि कभी भी बैंक डिफॉल्ट में ना आ जाए। बैंकों में एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फंक्शन रहता है, पूरा एक डिपार्टमेंट रहता है एसेट लाइबिलिटी की मैनेजमेंट का। और ये बैंकों का एक मुख्य कार्य भी कह सकते होता है। आरबीआई भी पूरा ध्यान रखता है कि बैंकों की एसेट लाइबिलिटी कभी भी मिसमैच ना होने पाए, क्योंकि यहां भी मिसमैच हुआ, वहीं बैंकों के एग्जिस्टेंस पर दिक्कत हुई। फिर तीसरा सिद्धांत रहता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी। सारा हम कार्य कर रहे हैं तो मकसद हमारा प्रॉफिट कमाना ही है। अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो बैंकों का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। आज बैंक सोशल लैंडिंग नहीं करते हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके लिए भी जरूरी है प्रॉफिट कमाकर अपने जो मालिक हैं उनको दे। जब बैंक नेशनलाइज हुए थे उस समय यही उद्देश्य बनाया गया था कि हम सोशल लैंडिंग की तरफ चलेंगे। उस समय की जरूरत के हिसाब से वो जरूरी था, लेकिन समय के हिसाब से बैंकों के एग्जिस्टेंस के लिए ये जरूरी है कि बैंक प्रॉफिटेबिलिटी अपनी बनाकर रखे, क्योंकि फाइनल एग्जिस्टेंस प्रॉफिटेबिलिटी से ही होने वाला है। तो प्रॉफिट का होना भी जरूरी है। और अगर प्रॉफिट नहीं होंगे तो मेरा खर्चा भी पूरा नहीं होगा और मेरा एग्जिस्टेंस भी क्वेश्चनेबल हो जाएगा। स्प्रेड क्या है? स्प्रेड है ब्याज से हुई कमाई और ब्याज के खर्च के बीच का अंतर। जितना मुझे लोन देने से ब्याज से इनकम हुई है और जितना मुझे डिपॉजिट लेने पर ब्याज देने में अंतर है, वो स्प्रेड कहलाता है। नोट कर लीजिए, स्प्रेड की डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है। स्प्रेड क्या है? स्प्रेड का सिर्फ और सिर्फ जो मेरा ब्याज से होने वाली इनकम और ब्याज देने से होने वाली जो हानियां, उन दोनों का डिफरेंस स्प्रेड है। तो जितना ज्यादा स्प्रेड होगा उतना मेरा लाभ बढ़ेगा। मेरी टोटल इनकम में, बैंक की टोटल इनकम में इंटरेस्ट इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा रहता है। बैंक दूसरी वस्तुओं से भी, दूसरे काम से भी इनकम जनरेट करते हैं, लेकिन ब्याज उसका सबसे बड़ा हिस्सा रहता है। कमीशन और बाकी जो भी उनको आय होती है, उन सबसे ज्यादा ब्याज का हिस्सा रहता है। और ब्याज क्या है? मेरा डिफरेंस स्प्रेड जो है वो टोटल मुझे ब्याज जितना अर्न हुआ है और जितना ब्याज मैंने पे किया है, उन दोनों का डिफरेंस है। तो स्प्रेड जितना ज्यादा होगा, लाभ उतना ज्यादा होगा। बैंक हमेशा कोशिश करते हैं कि स्प्रेड हमारा बढ़ा रहे। तो स्प्रेड कैसे बढ़ेगा? कि मेरा जो लोन मैंने दिया है वो ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हो, और जो मैंने डिपॉजिट लिया है
वो कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हो, लेकिन ये संभव नहीं है मार्केट में। बाकी बैंक भी हैं, कंपटीशन भी है, बैंकों के अलावा और भी बहुत सी जगह पर पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। कस्टमर क्यों जमा करेगा बैंक में अगर इनकम या ब्याज बहुत कम होगा? तो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ब्याज को मेंटेन रखना जरूरी है। इसी तरह से उधार का भी हम मार्केट डिटरमिन रेट पर ही उधार दे पाएंगे। आज कोई बैंक ये कहे कि मार्केट का रेट, बाकी बैंक तो 8% पर दे रहे हैं, या कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, दूसरी प्राइवेट लैंडर्स हैं, वो 8% दे रहे हैं, मैं 10% पर दूंगा, तो उस बैंक के पास कौन लेगा लोन? तो मार्केट के हिसाब से ही मुझे रेट भी डिटरमिन करना है। थोड़ा बहुत मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ अपनी रेपुटेशन के हिसाब से, लेकिन एबनॉर्मल इंटरेस्ट ना बढ़ा सकता हूँ ना कम कर सकता हूँ। तो उसी में ही हमें अपने आप को मैनेज करके मेंटेन करके चलना है, और उसी के हिसाब से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करनी है। फिर उन क्षेत्रों में मुझे लोन को देना है, और रिस्की एडवांस भी नहीं करना मुझे। कहीं ऐसा ना हो मैं इंटरेस्ट के चक्कर में रिस्की एडवांस दे दूं। विदाउट कोलेटरल का जो भी बैंक लोन देते हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, या हम कोलेटरल फ्री सारा ही पैसा बांट दें, और कल को पता लगे कोलेटरल फ्री है, लोन डिफॉल्ट हो गया, कहीं रिकवरी भी नहीं हो रही है और पैसा ही डूब रहा है। तो सारी चीजों के लिए मैनेज करके मेंटेन करके चलना जरूरी है। फिर ऋण का उद्देश्य, ऋण का उद्देश्य जो है ये भी बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करता है लोन की रिपेमेंट की तरफ। अगर लोन का उद्देश्य प्रोडक्टिव पर्पस, प्रोडक्टिव का मतलब पैसा ऐसी जगह पर लग रहा है जहां से आगे इनकम होने वाली है, कि पैसा उठाकर हमने लगाया बिजनेस में, बिजनेस में से हमें इनकम बढ़ेगी। तो अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो लोन आसानी से पे हो सकेगा, क्योंकि मेरी आय बढ़ गई है तो रिपेमेंट करने की पहले भी कैपेसिटी थी और ज्यादा कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो आसानी से रिपे कर सकेंगे। और अगर यही अनप्रोडक्टिव की तरफ लगा दिए तो मेरी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ही उसको पे करने लायक होगी, अगर कहीं उसमें कमी हो गई तो लोन डिफॉल्ट हो जाएगी। इसीलिए जब आप कंज्यूमर लोन वगैरह लेते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव है। अनप्रोडक्टिव है, आगे कोई इनकम नहीं उससे होने वाली। आपने टीवी के लिए लिया है, फ्रिज के लिए, घरेलू आइटम के लिए लिया है, या मैरिज के लिए लोन लिया, वहां से कोई इनकम नहीं होने वाली है। इसीलिए बैंक उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रखते हैं, पर्सनल लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव है, वहां से डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। बिजनेस को लोन सस्ता इसीलिए दिया जाता है कि वो प्रोडक्टिव है, वहां पर बिजनेस की इनकम बढ़ने वाली है लोन से, और मेरी लोन की रिपेमेंट सुनिश्चित हो सकती है। आप कहेंगे हाउसिंग लोन क्यों सस्ता होता है फिर, जबकि हाउसिंग लोन भी अगर इस सिद्धांत पर चले तो वो अनप्रोडक्टिव है, लेकिन हाउसिंग लोन में इनडायरेक्टली बेनिफिट होने वाला है कि आपको मकान की जरूरत है, आप मकान का ऋण, जिस रेट पर आज प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं वो जब तक आप रिपे करेंगे बहुत कई गुना हो जाती है, तो वह भी आपकी एक ऋण देने की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, कि आपको कहीं डिफॉल्ट होता है या दिक्कत होती है तो आप बेचकर भी रिपेमेंट कर सकेंगे, या बैंक को जब वसूली में दिक्कत आई तो बैंक उसको बेचकर वसूली कर पाएगा। तो इसलिए हाउसिंग की तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है। फिर अगला सिद्धांत है मेरा जोखिम का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। तो जैसे एक कहावत है कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं होने चाहिए, उसी तरह बैंक भी ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके जो लोन है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की तरफ हो, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स को, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में,
एक ही इंडस्ट्री में ना हो, सारा लोन मेरा केमिकल इंडस्ट्री को ना हो, सारा लोन मेरा किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ना हो, सारा लोन मेरा हाउसिंग में ना हो, सारा लोन मेरा एजुकेशन लोन ना हो, सारे व्हीकल लोन ना हो, सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हो। कुछ लोन पर्सनल लोन्स हैं, कुछ एजुकेशन लोन है, कुछ हाउसिंग लोन है, कुछ मेरे इंडस्ट्रीज को है, कुछ बिजनेस हाउसेस को है, तो डिफरेंट सेक्टर्स को। और फिर एक ही सेंटर पर नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर एरिया में ही लोन नहीं कर रहा हूँ, एक ही डिस्ट्रिक्ट या एक ही स्टेट में नहीं कर रहा हूँ, पूरे जितना जोग्राफिकली एरिया में फैल कर लोन कर रहे हैं, कि कल को कहीं भी किसी भी तरह से दिक्कत आए। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में मान लीजिए दिक्कत आई है, आज युद्ध हुआ है तो तेल की कीमतें एकदम से बढ़ने लगी हैं, तो ऑयल इंडस्ट्री में दिक्कत आ रही है, लेकिन मेरे एडवांस सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री में नहीं है, मेरे पास बाकी इंडस्ट्रीज भी हैं जहां से दिक्कत नहीं है, वहां से रिपेमेंट आती रहे। तो वहां दिक्कत ना हो कि बैंक को एक इंडस्ट्री के कारण से बैंक ना डूब जाए। इसी तरह एक पर्टिकुलर स्थान पर अगर कोई दिक्कत आ जाए तो ऐसा ना हो कि बैंक टूट जाए। उसके अलावा बैंक को दूसरी जगह से इनकम होती रहे और बैंक चलते रहे। तो उसी सिद्धांत पर कि सारे अंडे एक ही टोकरी में ना हो, बैंक उसी सिद्धांत पर ही अपने लोन्स को डाइवर्सिफाई करते हैं। और जितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा उतना ही रिस्क भी डाइवर्सिफाइड रहता है। तो रिस्क को डाइवर्सिफाई करके अपने एडवांसेस की सिक्योरिटी बैंक बनाए रखते हैं। फिर कोलेट्रल आ गई लास्ट। कोलेट्रल का पर्पज ही यही है कि कल को डिफॉल्ट होगा तो मेरे पास एक एडिशनल सिक्योरिटी हो जहां से रिकवरी की जा सके। और ये जितनी ज्यादा अच्छी होगी सिक्योरिटी, उतनी ही रिपेमेंट के चांस अच्छे रहेंगे। दोनों तरह से रिपेमेंट के चांस अच्छे रहेंगे। एक तो बारोअर के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि उसने 100 रुपए के लोन के लिए 1000 रुपए की प्रॉपर्टी दी हुई है। बैंक कहीं ऐसा ना हो उसका 100 रुपए के डिफॉल्ट के ऊपर 1000 रुपए की प्रॉपर्टी बेच दे, और जब बैंक बेचेगा मैं तो भी तक आया मार्केट नहीं वहां रेट से। उसे कम ही मिलने वाला है, क्योंकि हर कोई लेने वाला भी समझता है कि ये अब डिस्ट्रेस सेल में आई हुई है प्रॉपर्टी, क्वेश्चन तो तो 402 उसको है जिस ना। रेट पर आप बेच क्या? सकते हैं उस रेट पर बैंक नहीं बेच सकेगा। 402 पढ़ने का है। ठीक है। तो आपके ऊपर भी 402 एक प्रेशर है कि मैं लोन का डिफॉल्ट ना करूं, कहीं ऐसा निकल ना हो गया मेरी है, इससे प्रॉपर्टी पूछा ही ही नहीं आपसे, तीन बैंक चार दिन का बेच आएगा। दे। दूसरा, कोलेट्रल अच्छी है, 402 नहीं, 510 वैल्यू से ज्यादा पूछता है, है। तो बैंक का अगर लोन है तो उसे पता है मेरा लोन पूरी तरह से सुरक्षित है। बारोवर ने डिफॉल्ट कर भी दिया तो मैं उसकी प्रॉपर्टी से पूरी तरह से वसूल कर पाऊंगा, मुझे कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो कोलेट्रल का भी बैंक ध्यान रखते हैं कि मेरे पास क्या हम कोलेट्रल आ तो रही है हैं और और कैसी आ कहाँ रही है। है? कोलेट्रल के रूप में होप बहुत में तो है। अच्छी तरह से स्क्रूटनी करके बैंक कोलेट्रल को लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी दे दी तो बैंक कहेगा ठीक है प्रॉपर्टी दे दीजिए हो गया। बैंक आपकी प्रॉपर्टी की भी पूरी ओनरशिप की वैल्यू की वेरिफिकेशन करके ही लेते हैं, ताकि कल को जब डिफॉल्ट के समय ऐसा ना हो उस समय वसूली के समय पर कोई कानूनी दिक्कतें आने लगे। इसीलिए प्रॉपर्टीज की पूरे हर एंगल से जांच की जाती है, वकीलों द्वारा भी जांच करवाई जाती है कि प्रॉपर्टी के ओनरशिप में कहीं दिक्कत नहीं है। और अगर कहीं भी ओनरशिप वगैरह में कहीं दिक्कत आती है या वैल्यूएशन में कहीं दिक्कत आती है तो बैंक इमीडिएटली उस प्रॉपर्टी को रिजेक्ट कर देते हैं, लोन देते हुए उस प्रॉपर्टी को लेते ही नहीं है। अब आगे आपका, ये हमारे हो गए लोन देने के सारे सिद्धांत। फिर है हमारा ब्याज प्रसार और लाभप्रदता, स्प्रेड एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो जैसा बताया पहले भी आपको कि स्प्रेड क्या है, मेरा नेट इंटरेस्ट डिफरेंस। नेट इंटरेस्ट डिफरेंस मींस जो मैंने इंटरेस्ट अर्न किया है लोन्स पर, गुड़ ले जाओ, उसमें से कहते पानी उसमें 5 रुपए। से वो इंटरेस्ट घटा देना जो मैंने डिपॉजिट्स के ऊपर दिया है। डिपॉजिट लेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और लोन दिया हुआ तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो नाम जो ले इंटरेस्ट लेगा। मिला है और जो इंटरेस्ट दिया है उन दोनों का डिफरेंस, सिर्फ इंटरेस्ट का, और कोई खर्चा नहीं है इसमें। स्प्रेड जो है मेरा इंटरेस्ट का, नेट इंटरेस्ट का डिफरेंस ही है। और ये स्प्रेड, जैसा पहले कहा है कि इंटरेस्ट जो है मेरी प्रॉफिटेबिलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा। जितना ज्यादा स्प्रेड है प्रॉफिट्स उतने ज्यादा बढ़े हुए हैं। स्पेलिंग देखना पड़ेगा हमारा। और ये भी सुनिश्चित है कि आप अपनी मर्जी से इसको डिटरमिन नहीं कर पा सकते। आप उन सेक्टर्स को एडवांस कर सकते हो जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है,
और जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा तो इसका मतलब वहाँ रिस्क भी ज्यादा होगा। रिस्क का और इंटरेस्ट का डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। रिस्क ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। और अगर आप सारा पैसा उस रिस्की एसेट्स में लगा देंगे तो वसूली में दिक्कत आएगी, पैसा डूबेगा ज्यादा, और पैसा डूबेगा तो आप रिपे नहीं कर पाओगे। तो संतुलन बनाना जरूरी है। किन एसेट्स में हम लगाएं, किस तरह से लगाएं कि हमारा रिकवरी भी प्रॉपर होए और डिपॉजिटर को भी पैसा दे पाए और अपनी लाभप्रदता को भी बढ़ा पाए। तो चलिए, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सब लोग अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। आधार कार्ड पे पैन कार्ड पे भी अपडेट आया है। सब कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज जल्दी से। मुन्ना पहला क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी है मौलिक सिद्धांत नहीं है? तो इसका बीच होगा आक्रामक विस्तार। बिल्कुल ठीक है। आक्रामक विस्तार मेरा मौलिक सिद्धांत नहीं है। लाभप्रदता, तरलता, सुरक्षा मेरे मौलिक सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है, जिनके बेस पर लोन्स को देना है। प्रशांत दूसरा जी क्वेश्चन पढ़िए। प्रशांत पंडित। जी सर। ऋण देने में सुरक्षा का सिद्धांत मुख्य रूप से संदर्भित करता है उधारकर्ताओं से वसूले जाने वाले ब्याज दर करना, यह सुनिश्चित करना कि उधारकर्ता के पास पर्याप्त संपत्ति है ऋण चुकाने की उधारकर्ता की क्षमता और इच्छा। सर सी नंबर होगा बिल्कुल, सी नंबर। बिल्कुल ठीक है। सी, ऋण चुकाने की उधारकर्ता की क्षमता और इच्छा जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी या हमारा जो सुरक्षा का सिद्धांत है वो सुनिश्चित करता है। गुड। चलिए साइको। साइको तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। ऋण देने में स्प्रेड का सिद्धांत संदर्भित करता है जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ऋण वितरित करना। एक व्यापक ग्राहक आधार को आकर्षित करने के लिए विपणन प्रयास। उधार दर और जमा दर के बीच का अंतर। बैंक की शाखाओं का भौगोलिक वितरण। क्या आंसर होगा बोलिए। सर डी होगा। स्प्रेड की बात हो रही है। जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ऋण वितरित करना। अभी लास्ट में भी यही स्प्रेड बताया, शुरू से भी हम स्प्रेड से शुरू हुए थे। उधार दर, इंटरेस्ट का जी ये डिफरेंस होनी चाहिए ना स्प्रेड सर। होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। उधार दर और जमा दर के बीच का अंतर, डिफरेंस बिटवीन लैंडिंग रेट एंड डिपॉजिट रेट स्प्रेड है। लैंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट के बीच का अंतर जो है वो स्प्रेड है। मेरे लैंडिंग इंटरेस्ट और डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम के बीच का अंतर स्प्रेड है। चलिए कुलदीप चौथा क्वेश्चन पढ़िए। कुलदीप यादव। रहेगा तो मैं कॉल कर दूंगा। यस सर। हाँ पढ़िए चौथा क्वेश्चन। टाइम जाएगा ही टाइम जाएगा। उधारकर्ता की चुकाने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किसे क्रेडिट का सबसे महत्वपूर्ण सी माना जाता है? पूंजी, क्षमता, चरित्र या संपात?
स्विक, कैपिटल, कैपेसिटी, कैरेक्टर या कोलेट्रल? कैपिटल में होगा सर। बिल्कुल सी, सॉरी बी। बी कैपेसिटी इज द डी सबसे बड़ा उसका बी रहेगा आंसर इसका। कैपेसिटी जो है उसकी जो क्षमता है उसी के बेस पर ही वो आपको दे पाएगा। बी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी। हमारे लोन देते हुए जो लोन्स में बैंक में हम 5 सीज का बहुत बड़ा यूज करते हैं। कई बार आपके क्वेश्चन भी आता है कि लोन देने के लिए 5 सीज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है उसमें करेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेट्रल और कंडीशंस। ये 5 सीज का हमेशा ध्यान रखा जाता है। करेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेट्रल, कंडीशंस। उन 5 सी में से हमारी कैपेसिटी सबसे मुख्य साधन है कि जहां से हम लोन की वसूली कर पाएंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन पढ़िए प्रवीण। प्रवीण 5वां क्वेश्चन पढ़िए। माइक ऑन कर लीजिए प्रवीण अपना। गवर्नमेंट डाल दो अभी, ठंडे के दिन आना रहेगा मसाला का। प्रवीण नहीं पढ़ पा रहे हैं। युवराज आप पढ़िए 5वां क्वेश्चन। जी सर। ऋण लेन देन में सापेक्षिक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वो ऋण के प्रति उधारकर्ता डिफॉल्ट के मामले में सर, ये क्वेश्चन का ये सापेक्षिक का मतलब क्या है सर? थोड़ा समझ नहीं आ रहा सर। कोलेट्रल, आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। कोलेट्रल, एडिशनल कोलेट्रल सिक्योरिटी जो लेता है बैंक, उसको संपार्श्विक बोलते हैं। संपार्श्विक जो है हिंदी का, उसका एग्जैक्ट मीनिंग है कोलेट्रल सिक्योरिटी। एडिशनल सिक्योरिटी जो बैंक लेता है उसको कोलेट्रल सिक्योरिटी बोलते हैं। बोलिए, कोई भी बोलिए आंसर फटाफट। सी होना चाहिए। डिफॉल्ट के मामले में चुकौती के एक माध्यमिक स्रोत के रूप में कार्य करना। बिल्कुल ठीक है कि बैंक किस लिए कोलेट्रल ले रहा है कि कल को डिफॉल्ट होगा तभी मुझे चुकौती के मामले में आसानी हो सके, मैं उसके थ्रू उसको सेल करके वसूली कर पाऊं। डिफॉल्ट के मामले में चुकौती के एक माध्यमिक स्रोत के रूप में कार्य करना। टू सर्व एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ रिपेमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अजय 6ठा क्वेश्चन पढ़िए। अजय कुमार। यस सर। 6ठा क्वेश्चन पढ़िए। क्रेडिट के 5 सीएस में उधारकर्ता का चरित्र उनके उनके खाली जगह डैश को को संदर्भित करता है। करता है। हाँ जी, आगे कोई वो है कि मनीष महाराज। क्या आंसर रहेगा इसका? डी। बी इज द करेक्ट आंसर। उसकी प्रतिष्ठा, अखंडता और चुकाने की इच्छा को संदर्भित करता है। करेक्टर का मतलब ही यही है, चरित्र का मतलब ही यही है, उसकी प्रतिष्ठा, अखंडता और चुकाने की इच्छा। चलिए 7वां क्वेश्चन पढ़िए नसीर। नसीर अहमद 7वां क्वेश्चन पढ़िए। यस सर, पढ़ रहे हैं हम। कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि ऋण को विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्रों में विविध किया जाना चाहिए? डाइवर्सिफिकेशन। सर डी वेरिफिकेशन होगा। बिल्कुल ठीक है, डी इज द करेक्ट। डाइवर्सिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर। विविधीकरण हमारा सिद्धांत ये जोर देता है कि लोन हमारा डिफरेंट सेक्टर्स को डिवाइड करके करना चाहिए।
चलिए हिमानी 8वां क्वेश्चन पढ़िए। एक ऋण स्वीकृत करने से पहले एक ऋणदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऋण का उद्देश्य है। सर फर्स्ट वाला स्पष्ट रूप से परिभाषित। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ऋण का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, वैध होना चाहिए, अवैध पर्पस के लिए लोन नहीं होगा, और जहां तक हो सके उत्पादक होना चाहिए, ताकि एडिशनल इनकम हो रही है तो लोन की आसानी से वसूली हो सके। सर ये होगा स्पष्ट रूप से परिभाषित, वैध और उत्पादक। हाँ बिल्कुल, ए इज द करेक्ट आंसर। भंडारे मैडम पढ़िए 9th क्वेश्चन। What does capitals in the 5 C's of credit refer to? C option. Capital is the existing my financial resource and net worth. B is the correct। मेरे पास क्या है? मेरी पूंजी। उधारकर्ता का मौजूदा वित्तीय B is the correct answer। my existing जो रिसोर्स है, मेरी existing पूंजी है, मेरे सोर्सेज, मेरी नेटवर्क, वो कैपिटल है। ओके। 10वां क्वेश्चन पढ़िए। संदेश हाँ 10वां क्वेश्चन पढ़िए। एक ऋण की प्रभावी पोस्ट स्वीकृति निगरानी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए आंसर। ऑप्शन बी। बोलिए कोई। हाँ जी, ऑप्शन बी। बिल्कुल, बी इज द करेक्ट आंसर कि यह सुनिश्चित करना मेरे ऋण को जिस पर्पस के लिए दिया गया है उसी के लिए उपयोग किया गया है, और अगर कहीं कोई दिक्कत आने वाली है तो अगर मैं पोस्ट सैंक्शन में उसके पास विजिट कर रहा हूँ, उसका मॉनिटर कर रहा हूँ, तो मुझे उस दिक्कत का पहले से ही पहचान हो जाएगी। बी इज द करेक्ट आंसर कि यह सुनिश्चित करना ऋण का उपयोग बताए गए उद्देश्य के लिए किया गया है और संकट के शुरुआती चेतावनी संकेतों की पहचान उसके। चलिए 11वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। बी आएगा इसका आंसर। जी सर बी। हाँ बोलिए, 11वां क्वेश्चन आपकी पढ़िए। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर अच्छे ऋण का सिद्धांत नहीं माना जाता? अग्रिमों की लाभप्रदता, निधियों की तरलता, समाजवादी उद्धार, निधियों की सुरक्षा। सर समाजवादी उधार। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी उधार एक कोई सिद्धांत नहीं है हमारा। कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल की तरह ही लैंडिंग करना है। चलिए अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं आज का। अपने अपने माइक का म्यूट कर लीजिए। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। कौन फोन पर बात कर रहा है? एसेट क्लासिफिकेशन क्या काम? जैसा हमने पहले डिस्कस किया है कि पहले तो एसेट क्या है बैंक की। बैंकों की एसेट, बैंकों के जो लोन है वो बैंकों की एसेट क्लास कहलाती है, या आपके इन्वेस्टमेंट्स है वो हमारी एसेट्स कहलाती है। जहां से बैंक को वसूली होने वाली है, जहां से पैसा मिलने वाला है, और जहां पैसा देना है वापस, वो हमारी लायबिलिटीज है बैंक की।
तो एसेट्स को रिजर्व बैंक ने कहा है कि क्लासिफाई करना है हमें। जब बैलेंस शीट बनाते हैं हम, तो हमें डिफरेंट उसके क्लासिफिकेशंस करने की रिजर्व बैंक ने गाइडलाइंस दी है। और ये क्लासिफिकेशन किस लिए किया जाता है? क्या है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन है कि मैं अपनी एसेट्स को बैलेंस शीट में दिखा रहा हूं कि उसमें मुझे रिकवरी कैसे होने वाली है। मेरी एसेट्स में रिकवरी ठीक आ रही कर आ रही है, या बिल्कुल डाउटफुल हो गई है, या बिल्कुल खराब हो गई है। मैं इस बेस पर अपनी एसेट्स को क्लासिफाई, रिजर्व बैंक ने डिफरेंट डिफरेंट रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स के बेस पर मुझे अपनी एसेट्स को क्लासिफाई करना है। और इसी को हम इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन रूल्स भी बोलते हैं, IRAC। तो इस चैप्टर में हम एनपीए की डेफिनेशन, IRAC के नॉर्म्स, रिकवरी के डिफरेंट डिफरेंट क्या तरीके हैं, क्या पहलू हैं, इनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा एनपी। हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि जब हम लैंडिंग में हैं तो कुछ ना कुछ पैसा हमारा खराब होना है, डूबना है। तो अब डूब रहा है तो अगर एक डूबने के भी स्टेजेस होती हैं, एकदम से पैसा नहीं डूबता है, धीरे धीरे जाकर वो अपनी स्टेज तक पहुंचता है। मेरा पैसा लोन खराब होने चला जा रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये डूबने की तरफ जा रहा है, मैं उसी समय उसको पकड़ना शुरू करूं और उसी हिसाब से मैं अपनी बैलेंस शीट में दिखाना शुरू करूं। 1991 से पहले IRAC नॉर्म्स इंडिया में नहीं थे। 1991 में जब हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा झटका लगा, उसके बाद ही ये नॉर्म्स बनाए गए। 1991 में नरसिम्हन कमेटी आई, 1993 में उसकी रिपोर्ट आई, 1993-94 में ये नॉर्म्स लागू किए। उससे पहले बैंक अपने सारे ऋणों को बढ़िया ऋण के रूप में बैलेंस शीट में दिखाते थे। कोई हिसाब नहीं था कितना उसमें डूबने वाला है, कितना उसमें ठीक चल रहा है। तो जब झटका लगा इकोनॉमी को, तब ये लगा कि बैंकों में बहुत बड़ा हिस्सा हमारा डिफॉल्ट लोन्स की तरफ जा रहा है। एक मिनट, मैं एक कॉल ले लूं, फिर आपसे बात। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोल रहा हूँ। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ मैडम, वो शुरू में जो है ना मेरा वो दिक्कत आई मेरे। हाँ हाँ मैम। तो जब ये दिक्कत आई, उस समय बैंकों का रिजर्व बैंक ने क्लासिफिकेशन एडवांस का करने का गाइडलाइंस थी कि हम अपने लोन्स को क्लासिफाई करेंगे। और उसने डिफरेंट रूल्स दिए कि मैं लोन्स को एनपीए में क्लासिफाई करूं। तो उसमें रिकवरी होनी थी, मेरी तय शर्तों के अनुसार नहीं हो रही है, चाहे उसमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, या मुझे उसमें जो प्रिंसिपल की रिकवरी है वो नहीं आ रही मेरी तय शर्तों के अनुसार। जो हमने शर्तें, जिन शर्तों पर लोन दिया था, उन शर्तों पर उसमें रिकवरी नहीं आ रही।
तो ऐसी एसेट्स जहां पर मेरी रिकवरी मेरी तय शर्तों के अनुसार नहीं आ रही है, वो एसेट्स क्लासिफाई होती हैं एनपीए में। और कब क्लासिफाई होंगी? एनपीए के लिए जो डेफिनेशन दी गई है रिजर्व बैंक द्वारा। किसी लोन के मामले में, कोई टर्म लोन है तो उसका मूलधन या ब्याज की किस्त 90 दिन से ज्यादा समय तक बकाया रहती है तो वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। कोई भी लोन अकाउंट है, टर्म लोन अकाउंट है जिसमें किस्तें आ रही हैं, चाहे उसमें ब्याज की किस्त है या मेरे प्रिंसिपल की किस्त है। ब्याज और प्रिंसिपल की अलग अलग भी हो सकती है, इकट्ठी भी हो सकती है, किसी भी तरह का उसमें रिकवरी है मेरी, अगर तय समय से 90 दिन तक नहीं आ रही है तो वो अकाउंट एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा 91st डे से। ये 90 दिन है और दिनों की गिनती ड्यू डेट से शुरू हो जाती है। 3 महीने नहीं है, 90 दिन है, तो उसको दिनों के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाता है। 90 दिन होते ही जैसे ही 91वें दिन हुआ, 91वें दिन वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। फिर ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट अकाउंट। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट अकाउंट क्या होते हैं? रनिंग अकाउंट होते हैं, उनमें इंस्टॉलमेंट नहीं होती, ऑन डिमांड पेएबल होते हैं। तो उनके मामले में अकाउंट 90 दिन से ज्यादा समय तक आउट ऑफ ऑर्डर रहता है, या बकाया बैलेंस डेबिट में है या मंजूर लिमिट से ज्यादा है। आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट क्या होता है कि हमने लिमिट की हुई है 1 लाख रुपया, अब ब्याज लगकर या किसी भी कारण से वो अकाउंट 1 लाख से ऊपर चला गया और 90 दिन तक लगातार वो 1 लाख से ऊपर रहा, मेरी लिमिट जो दी हुई है उससे ऊपर रहा, तो अकाउंट एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा। इसी तरह बैंक जो है बिल परचेज करते हैं या डिस्काउंट करते हैं, अगर उनकी पेमेंट ड्यू डेट पर नहीं आती और 90 दिन तक वो ओवरड्यू रहते हैं तो अकाउंट एनपीए। अरे लोन कैश क्रेडिट या प्रिंसिपल इंटरेस्ट की किस्त, दो एग्रीकल्चर लोन के केस में अगर उसके इंटरेस्ट एग्रीकल्चर लोन का या उसके इंस्टॉलमेंट 2 क्रॉप सीजन तक नहीं आती, 2 क्रॉप सीजन अगले 2, अगर जैसे वो स्मॉल हमारी क्या कहते हैं कि एक साल में 2 क्रॉप आती हैं, जैसे रबी और खरीफ की, तो अगर 2 क्रॉप सीजन तक वसूली नहीं आ रही है तो अकाउंट एनपीए हो जाएगी। की फसल आती है, जैसे आपका गन्ने की फसल है, तो ऐसे लोन अकाउंट्स के लिए अगर मूलधन और ब्याज की किस्त एक क्रॉप सीजन में नहीं आ रही, लॉन्ग टर्म क्रॉप्स लगी हुई हैं तो एक फसल के लिए और शॉर्ट टर्म लगी हुई हैं तो 2 फसल के लिए मेरी वसूली नहीं आ रही तो अकाउंट एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा। एनपीए को हम अकाउंट को एनपीए कर देंगे। अब एनपीए होने से रोकने के लिए बैंक उसके ऊपर अकाउंट को ये नहीं चाहते कि मेरे को पता ही 90 दिन पता लगे। अब मेरे पास हजारों अकाउंट है, कोई एक अकाउंट तो है नहीं, तो हर अकाउंट के ऊपर कैसे उसको मॉनिटर करना है, बैंकों में उसमें सिस्टम रहता है। ये भी रिजर्व बैंक ने ही डिफाइन किया है कि आप अकाउंट्स को इस तरह से क्लासिफाई करो कि आपका मॉनिटर प्रॉपर रहे, कि अकाउंट एनपीए की तरफ जा रहा है उससे पहले ही ध्यान चला जाए। तो अकाउंट एनपीए जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, वो कैसे जा रहा है, उसके ऊपर मॉनिटर करना है, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन रहेगा एस। एक चीज मैं बीच में से स्किप कर गया तो प्लीज नोट कर लीजिए, मेरे जो क्लासिफिकेशन है स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड रहता है अकाउंट। स्टैंडर्ड का मतलब मेरे अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ओवरड्यू अगर है तो वो 90 दिन से कम है,
अभी एनपीए की तरफ नहीं गया है। जाना पड़ेगा ना भाई, लेके नहीं आओ 90 दिन से कम है तो अकाउंट को स्टैंडर्ड बोलेंगे। और जैसे ही अकाउंट मेरा डिफॉल्ट की तरफ गया वो सब स्टैंडर्ड हो जाएगा। सब स्टैंडर्ड में भी 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, प्लीज नोट कर लीजिए। 2 तरह का क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड का आगे क्लासिफिकेशन अभी डिक्लेयर करेंगे क्या होता है। स्टैंडर्ड में एसएमए रहता है, एसएमए 1, 0, 1, 2 और फिर सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड में मेरे एनपीए जो है मेरा सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस 3 तरह में क्लासिफाई होगा। स्टैंडर्ड और एनपीए अकाउंट। एनपीए अकाउंट 3 तरह से क्लासिफाई होता है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। और स्टैंडर्ड अकाउंट एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2। ये स्टैंडर्ड अकाउंट की क्लासिफिकेशन है एसएमए 0, 1, 2। और एनपीए अकाउंट की क्लासिफिकेशन है सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। अब हम सबसे पहले चलते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट। एनपीए की हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि 90 दिन से ऊपर हुआ तो एनपीए हो गया, और जब तक एनपीए नहीं हुआ अकाउंट तब तक वो अकाउंट स्टैंडर्ड अकाउंट है। अब स्टैंडर्ड अकाउंट को मैं एनपीए ना हो पाए इसलिए उसको 3 हिस्सों में क्लासिफाई करता हूँ, एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2। एसएमए 0 क्या है, जहां पर मेरा मूलधन या ब्याज में डिफॉल्ट तो आ गया है लेकिन वो डिफॉल्ट 30 दिन तक का है। 0 से लेकर 30 दिन तक का जो मेरा अकाउंट है जिसमें डिफॉल्ट है कि मेरी किस्त 10 तारीख को ड्यू हुई थी, 10 को नहीं मिली है, और अगले 30 दिन तक वो एसएमए 0। और अगर वो 31 दिन हो जाती है तो एसएमए 1। तो 31 से 60 दिन तक एसएमए 1, और 60 दिन से ऊपर हो गई 61 से 90 दिन तक एसएमए 2, और 90 दिन से ऊपर गई 91 दिन से एनपीए हो ही गया अकाउंट मेरा। तो मैं अकाउंट को एसएमए में ही पकड़ सकूं, मेरे को पहले दिन से ही पता लग जाए कि मेरे अकाउंट में कहां पर दिक्कत आ रही है, मेरा किस्त कहीं ड्यू तो नहीं हो गई, देरी से तो नहीं आ रही। लिस्ट मेरे पास उसी हिसाब से कंप्यूटर से निकल आती है कि कौन सा अकाउंट में मेरे ओवरड्यू होना शुरू हो गया और उसका क्लासिफिकेशन क्या है। अगर 0 से 30 दिन के बीच में है तो एसएमए 0 के क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। 30 दिन से 31 से 60 दिन के बीच में है तो एसएमए 1 हो गया, और 61 से 90 दिन का है तो एसएमए 2 हो गया। और ये हमें बताता है कि मुझे कितना कितना जोर लगाना है अब रिकवरी के लिए। मेरा एसएमए 0 में अकाउंट है तो थोड़ा सा फॉलो अप करके को परसू करके रिकवरी कर पाएंगे कि डिफॉल्ट थोड़ा सा अमाउंट ही है। 31 से 60 दिन हो गया तो मतलब डिफॉल्ट अमाउंट भी बढ़ गया है, हो सकता है 2 किस्तें हो गई हैं, 2 महीने का ब्याज हो गया, अमाउंट भी बढ़ गया, टाइम भी बढ़ गया, तो मुझे और ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे रिकवरी के लिए। और वो अगर एसएमए 2 में चला गया है, 61 से 90 दिन में चला गया है, तो इसका मतलब है कि ये अकाउंट को पूरा जोर लगाकर बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये एनपीए हो जाएगा। अगर अब नहीं रोका तो इसके बाद सीधा ही एनपीए जाएगा। तो बैंक पूरी कोशिश करता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसमें से रिकवरी की जाए, और कम से कम इतनी रिकवरी तो की जाए जो पहले 30 दिन वाली है वो रिकवर हो जाए, ताकि ये यहीं बना रहे या इससे ऊपर वाली कैटेगरी में एसएमए 1 में शिफ्ट हो जाए या एसएमए 0 में आ जाए। ओवरड्यू अगर रह भी जाए तो वो 30 दिन का या 60 दिन का या 61 दिन से कम हो जाए, ताकि मेरा अकाउंट अगली स्टेज एनपीए की तरफ ना शिफ्ट हो जाए। अब एनपीए के लिए क्लासिफिकेशन, एनपीए में मैंने बताया 3 क्लासिफिकेशन। सबसे पहला सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड क्या है, मेरा एनपीए अकाउंट 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड में रहेगा। आज एनपीए हुआ है, आज से लेकर 12 महीने तक, आज 26 मार्च को
25 मार्च को अकाउंट एनपीए हुआ है, 25 मार्च 2026 को, तो 24 मार्च 2027 तक अकाउंट एनपीए में सब स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन कहलाएगा। और 25 मार्च 2027 से अकाउंट क्या हो जाएगा? डाउटफुल। कि 12 महीने तक मेरा अकाउंट सब स्टैंडर्ड, 12 महीने बाद डाउटफुल। डाउटफुल में भी फिर 3 क्लासिफिकेशन है, D1, D2, D3। 2000 रुपये का रखना पड़ेगा और 2000 रुपये तुमको कंटेक्ट करना पड़ेगा, 3 साल तक अगले वो D1 में, सॉरी 1 साल तक, अगले 1 साल तक D1 में, 1 से 3 साल D2 और 3 साल से अधिक D3। ठीक है, तुम बोल रहे हो जीरो बैलेंस में रिजेक्ट कर दिया, बोल नहीं सकते ना ये क्यों रिजेक्ट किया। 12 महीने तक मेरा सब स्टैंडर्ड, 12 महीने बाद डाउटफुल में, डाउटफुल में गया तो वहाँ भी 3 क्लासिफिकेशन, 12 महीने तक D1, 12 महीने के बाद 3 साल तक D2 और 3 साल से ज्यादा D3। और ये क्लासिफिकेशन किस लिए किया इसका अभी आपको अगले स्टेप में समझ आएगा कि ये क्लासिफिकेशन भी किस लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि इसके बेस पर बैंक को प्रोविजंस करनी है। फिर आता है लॉस एसेट्स। लॉस एसेट्स का मतलब ऐसी एसेट्स जो बैंक ने कह दिया कि अब इसमें वसूली होने के चांस खत्म है, हमें अपने प्रॉफिट से माइनस करना, बहुत ही कम चांस। लॉस कब डिक्लेयर होगा? जब हमारे ऑडिटर्स ने, चाहे वो इंटरनल ऑडिटर है या एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं, वो आकर कह देते हैं कि इस अकाउंट में अब वसूली के चांसेस नहीं है, वो अकाउंट हमारा लॉस एसेट्स में डिक्लेयर होगा। तो एसेट क्लासिफिकेशन शुरू कहाँ से हुए हम? सबसे पहला स्टैंडर्ड एसेट्स, हमने अकाउंट एडवांस किया, स्टैंडर्ड आ रहा, रिकवरी प्रॉपर आती रही, टाइम पर आती रही, स्टैंडर्ड रहा। अगर वो उसमें डिफॉल्ट शुरू 30 दिन तक रिकवरी में डिले है तो SMA 0। फॉल्ट क्या है? वो स्टैंडर्ड का। 31 से 60 दिन तक का डिले है तो SMA 1। फॉल्ट क्या है? स्टैंडर्ड एसेट। 60 से 61 से 90 दिन की डिले है तो SMA 2। फॉल्ट वो स्टैंडर्ड एसेट। 90 दिन तक का मेरा डिफॉल्ट है तो स्टैंडर्ड एसेट है, लेकिन 90 से 91 दिन होते ही अकाउंट कहाँ हो गया? NPA। NPA में फिर 3 क्लासिफिकेशन। सबसे पहला सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड 12 महीने का NPA सब स्टैंडर्ड। फिर दूसरा कैटेगरीशन 12 महीने के बाद डाउटफुल। डाउटफुल में भी 3 कैटेगरीशन, D1, D2, D1 मेरा 12 महीने तक, D2 अगले पेपर का, और लास्ट कैटेगरी मेरी लॉस एसेट। लॉस एसेट का मतलब जहां ऑडिटर्स ने उसको हमारा ये कर दिया है कि ये क्लासिफाई, अब इसमें चांसेस रिकवरी के 0 हैं, ये लगा दिया है। तो हमारी लोन की रिपेमेंट की संभावना कहाँ रहेगी सबसे ज्यादा? स्टैंडर्ड एसेट्स में। वहां पर हमें एक तो या तो रिपेमेंट प्रॉपर आ रही है या मेरा डिफॉल्ट 90 दिन से कम है, मैं आसानी से उसके ऊपर थोड़ा सा परस्यू करके मेरी संभावना है कि मैं पूरा पूरा वसूल कर लूंगा। और जहां अकाउंट NPA हुआ वहां से उसकी कैटेगरी गिरनी शुरू होगी। तो सबसे ज्यादा मेरी संभावना कहाँ है? स्टैंडर्ड एसेट में। उससे कम कहाँ है? सब स्टैंडर्ड एसेट्स में। और फिर उसके बाद डाउटफुल में, और डाउटफुल के बाद सबसे कम संभावना मेरी लॉस एसेट्स में, और तो 0 ही है संभावना लगभग। तो ये संभावनाएं हमारी लोन्स में रिकवरी की रहेगी। अब जो हमने क्लासिफिकेशन किया है या NPA हो गया तो क्या फर्क पड़ गया बैंक को? बैलेंस शीट में हमने शो कर दिया, NPA में दिखा दिया, स्टैंडर्ड में दिखा दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस है, जिस दिन अकाउंट NPA
हमने क्लासिफाई कर दिया। अपने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखा सकते। क्या मतलब हुआ इसका? कि मैं 1 लाख रुपए का लोन दिया हुआ, वसूली मेरी होनी थी 1000 रुपए की, 1000 की किस्त मेरी 91 दिन तक नहीं आई, अकाउंट एनपीए हो गया। अब नहीं आई तो उससे पहले क्या हो रहा है, मैं हर महीने उसमें इंटरेस्ट लगा रहा हूं, से उसमें 1000 रुपया हर महीने इंटरेस्ट लग रहा है। अब हर महीने मैं इंटरेस्ट उसमें लगा रहा हूं, हर महीने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में उसको इनकम में दिखा रहा हूं 1000 रुपए को। जब तक अकाउंट स्टैंडर्ड है 1000 रुपया मेरा इनकम में आता रहेगा। लेकिन जैसे ही अकाउंट एनपीए हो गया, अब ग्राहक के खाते में तो इंटरेस्ट लगता रहेगा, लेकिन मेरे इनकम में, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में वो शो नहीं होगा, मेरा अलग से वो प्रोविजन में खड़ा रहेगा। नंबर 1 कि मुझे अब वो मैं इनकम के रूप में अपने प्रॉफिट लॉस में तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि रिकवरी नहीं होगी, एक्चुअल रिकवरी नहीं होगी। एक्चुअल रिकवरी होगी तभी जितना पैसे की रिकवरी होगी उतना ही हिस्सा मैं उसमें दिखाऊंगा। या तो उसको पूरा का पूरा जितना डिफॉल्ट है, मान लीजिए उसमें 1000 रुपए का डिफॉल्ट था, उसके कारण से एनपीए था, या तो पूरा का पूरा 1000 रुपए की रिकवरी कर लूं। अब 1000 रुपए का डिफॉल्ट है, मेरा 1000 3 महीने का इंटरेस्ट है 3000 रुपए, लेकिन मैं प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखा पा रहा हूँ, या इसके कारण से हो सकता है मैं और ज्यादा मेरा इंटरेस्ट लग गया हो, आगे भी लग रहा है जब तक नहीं रिकवरी हो रही, तो वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैंने वो 90 दिन से नीचे लेकर आया, मैं उसको रिकवरी मैंने कर दी, उसकी पूरी रिकवरी होगी तभी वो स्टैंडर्ड में आएगा। तो स्टैंडर्ड में मेरा अकाउंट आ गया, 90 दिन से कम की वो डिफॉल्ट में आ गया, उसी दिन मैं जितनी मेरा इंटरेस्ट था वो बुक कर पाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मेरी इनकम जो प्रॉफिट एंड लॉस में दिख रही है वो इफेक्टेड होगी। अब लोन भी दिया हुआ है, पैसा ब्याज भी लग रहा है उसके अकाउंट में, लेकिन प्रॉफिट में नहीं दिखा रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, मेरा जीरो इंटरेस्ट पर पैसा मार्केट में फंसा रह गया। जितना एनपीए है इसका मतलब वो जीरो इंटरेस्ट पर है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखा रहा हूं। जिस दिन रिकवरी होगी उस दिन मैं प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाऊंगा, जितनी रिकवरी होगी उसी के हिसाब से दिखाऊंगा। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ। दूसरा क्या है, मुझे अपने प्रॉफिट में से जितना टोटल प्रॉफिट परसेंटेज है उतना परसेंटेज माइनस करके रखना होगा अपने रिजर्व में। अपना प्रॉफिट प्रोविजंस बनाकर उतना प्रॉफिट मुझे कम करना होगा, इसलिए कि कल को रिजर्व बैंक ने कहा इतना इतना चांस है इसमें डिफॉल्ट होने का, इतना पैसा रखोगे। जैसे हमारा लॉस एसेट है, जितने का अकाउंट में आउटस्टैंडिंग है उतना का उतना पैसा मैं प्रॉफिट में से कम करके रखूंगा लॉस एसेट का। इसी तरह बाकी का है, मुझे कितना कितना परसेंटेज करना है वो आगे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोनों तरफ से मेरे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर दिक्कत आने वाली है, मेरी बैलेंस शीट के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट आने वाला है एनपीए का। एनपीए हो गया अकाउंट तो ना सिर्फ मेरे प्रॉफिट कम होगा, जितना प्रॉफिट होगा उसमें से भी मुझे प्रोविजन करके रखना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ रहेगा तो इनकम जो हो भी रही है तो वो बैलेंस शीट में नहीं दिखेगी, और बैंक लॉस में भी ने ये रूल्स दिए। पहले क्या था कि क्लासिफाई कर ही नहीं रहे थे, अकाउंट खराब पहले भी हो रहे थे, जब क्लासिफाई ही नहीं कर रहे तो सारी इनकम भी बुक कर रहे थे, सारे अकाउंट स्टैंडर्ड, जितनी इनकम हो रही है सारा प्रॉफिट, तो सभी बैंकों के खूब प्रॉफिट थे। तो रीजन यही था कि बैलेंस शीट में हम प्रॉपर दिखा नहीं पाए। और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, सभी वर्ल्ड के देशों में आज इसको लागू किया गया है।
और जब हमारे देश में लागू हुए थे 1993 में, तो उस समय इनको धीरे धीरे लागू किया गया। ये नहीं है पहले दिन से 91 दिन को हमने क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। और अगर 91 दिन से उसी दिन से कर देते तो शायद आधे बैंक उस समय ही बंद करने पड़ जाते। इस समय टाइम पीरियड को धीरे धीरे 91 दिन पर जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है उस पर लेकर आए हैं। 6 महीने होता था, उसमें भी 1 महीने का हम एडिशनल देते थे उसकी रिकवरी का, तो 7 महीने रहता था। फिर 7 से 6 लाए, 6 से फिर धीरे 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 इसको हम 91 दिन पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर लेकर आए हैं। और आज हम कह सकते हैं कि हमारा जो बैलेंस शीट आ रही है बैंकों की, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से आ रही है। हम प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉपर शो कर रहे हैं। तो अब प्रोविजनिंग की तरफ, कि प्रोविजन कैसे और क्या होंगे। तो हमने क्लासिफाई किया स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। मेरे पास 4 तरह का कैटेगराइजेशन एसेट्स का हो गया। तो सबसे पहला लॉस एसेट्स, जिनको ऑडिटर्स ने क्लासिफाई कर दिया कि इनमें रिकवरी के चांसेस है ही नहीं, 0 है। तो जितना आउटस्टैंडिंग है उसका 100% प्रोविजन। इंटरेस्ट तो बुक करना ही नहीं है, बल्कि उसका प्रिंसिपल के बराबर का अमाउंट भी प्रॉफिट में से अलग हटाकर प्रोविजंस के रूप में रखना होगा बैलेंस शीट पे। तो हमारा लॉस एसेट्स का प्रोविजन 100%। फिर उससे कम खराब वाली हो गई हमारी डाउटफुल। और डाउटफुल में हमने क्या कैटेगराइजेशन किया था? 3 कैटेगराइजेशन किए थे, D1, D2, D3। D1 था हमारा जो 1 साल तक डाउटफुल में है, जो 1 साल से ऊपर हो गया 3 साल तक D2, और 3 साल से ऊपर वाला वो D3। तो D3 के केस में 100%। मेरा D3 है तो 100%। D2 है तो 40%, जितना आउटस्टैंडिंग है उसका 40%। और D1 है तो 25%। D1 में प्रोविजन 25%, D2 में 40%, D3 में 100%, लॉस एसेट्स में 100%। लॉस एसेट्स या मेरा 3 साल से ज्यादा का कोई डाउटफुल अकाउंट है, सब में प्रोविजन 100%। और डाउटफुल में अगर D2 में है, 3 साल से कम का डाउटफुल में है तो 40%, 1 साल तक डाउटफुल में है तो 25%। तो मेरे दोनों नीचे की कैटेगरीज कंप्लीट हो गई। अब मेरी आ गई सब स्टैंडर्ड। और सब स्टैंडर्ड क्या था? जो NPA अकाउंट 12 महीने तक रहा, 12 महीने तक NPA एक साल तक 15%, 1 साल से ऊपर हुआ अगले 1 साल तक 25%, उसके बाद अगले 3 साल तक 40%, और उसके बाद चाहे वो डाउटफुल में है या लॉस में चला गया 100%।
तो रिकवरी का इतना महत्व है कि पहले दिन से ही कंट्रोल करना है। नहीं किया तो ना सिर्फ मेरा इंटरेस्ट रुकेगा बल्कि प्रोविजनिंग के लिए भी जाएगा, प्रोविजंस बढ़ता चलेगा। अब रिजर्व बैंक कहता है कि हमें स्टैंडर्ड एसेट्स के ऊपर भी provision करना है। ये नहीं है कि मुझे एनपीए के ऊपर भी करना है सिर्फ। और ये किस लिए? प्रोविजंस अपने मालिकों में बांट दें और अकाउंट्स खराब हो जाए तो पैसा ही ना हो बैलेंस शीट में, हमारे पास पूंजी ही खत्म हो चुकी हो, कि बैंकों की पूंजी बनी रहे, दिक्कत ना आए। कि जब हमने क्लासिफाई कर दिया कि इन अकाउंट्स में दिक्कत आने वाली है तो उनके हिसाब से हमारे पास पूंजी हमने रोकते चले गए। हमारी पूंजी उतनी रुकी हुई है जितना हमें लगता है कि इसमें डिफॉल्ट हो सकता है। तो स्टैंडर्ड एसेट्स में भी जितना हमने स्टैंडर्ड कहा है उसमें भी हो सकता है कोई अकाउंट स्लिप हो जाए इमीडिएटली। तो स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए प्रोविजंस का है। एसएमई में आप सभी इस शीट का जो इस पेज का है अगर फोटो ले सकते हैं तो बेटर है, क्योंकि इसमें 4-5 तरह के नॉर्म्स हैं, वो आपको बार बार हो सकता है देखने पड़े स्टैंडर्ड एसेट की प्रोविजनिंग के लिए, क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग प्रोविजंस है। तो हमारा जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एडवांस दिया गया है जो स्टैंडर्ड में है उस पर, और जो हमारे पर्सनल हाउसिंग लोन है उस पर, या एग्रीकल्चर क्रेडिट है उस पर। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट, व्यक्तिगत आवास ऋण और छोटे और सूक्ष्म उद्योगों के ऋण, इनको जो टोटल एडवांस दिया गया है स्टैंडर्ड में है 90 दिन तक डिफॉल्ट है, 90 दिन से कम का डिफॉल्ट है तो 0.25% प्रोविजन होगा, 0.25% प्रोविजन होगा। कमर्शियल रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट क्या रहता है कि बैंक जो है जैसे मॉल बनाने के लिए लोन दिए हैं, थिएटर बनाने के लिए लोन दिए हैं, या आपका मार्केट बनाने के लिए लोन दी, कोई कमर्शियल साइट बनाने के लिए लोन दिया है, तो कमर्शियल रियल एस्टेट का एडवांस बोला जाता है, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए लोन दिया जाता है। तो कमर्शियल रियल एस्टेट का एडवांस दिया है उस पर 1%, अगर ये कमर्शियल सेक्टर के लिए। और अगर यही कमर्शियल रियल एस्टेट कोई हाउसिंग सेक्टर के लिए है, जैसे कॉलोनी डेवलप करने के लिए डेवलपर को देते हैं लोन, बिल्डर्स को लोन दिया जाता है, तो रेजिडेंशियल हाउस बनाने के लिए उसको दिया गया है लोन तो 0.75%। कमर्शियल सेक्टर डेवलप करने के लिए लोन दिया गया है तो 1% स्टैंडर्ड अकाउंट का, और कमर्शियल अगर आपको रेजिडेंशियल हाउस के लिए दिया गया है तो 0.75% ये प्रोविजन होगा। और अगर टीजर हाउसिंग लोन पर दिया, टीजर हाउसिंग लोन क्या होते हैं कि वो टाइम टू टाइम एडिशनल लोन दिए जाते हैं और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एडिशनल बनाया जाता है, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी तरह से रहेगा जैसा हाउसिंग लोन ऊपर क्लासिफाई किया हमने 0.25% व्यक्तिगत के केस में। रिस्ट्रक्चर्ड एडवांस है तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना क्लासिफिकेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। और अगर उसके अलावा जो बाकी लोन रह जाते हैं आप इन सबको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये 3 और चौथी कैटेगरी लास्ट वाली याद रखिए। अगर बाकी लोन्स जो है उस पर 0.40, आपका एग्रीकल्चर, हाउसिंग और एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसके लिए 0.25%। रियल एस्टेट में कमर्शियल रियल एस्टेट है तो 1%, रेजिडेंशियल हाउस के लिए रियल एस्टेट है तो 0.75% और अदर्स के लिए 0.40%। तो ये 4 कैटेगरी ही आप ध्यान रखिए, बाकी सब भूल जाइए। तो स्टैंडर्ड अकाउंट में इस तरह से प्रोविजनिंग रहेगी। तो एक बार थोड़ा सा समय निकालकर इस चीज सारा जो चैप्टर आज क्लासिफिकेशन का किया है इसको दोबारा से ध्यान में कर लेना और इसकी प्रोविजनिंग को देख लेना। और भी लिखा है उसमें। आज का सेक्शन यहीं पर हम रोकेंगे।
कल आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब तक जो पढ़ाया गया इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहीं पर मैं सेशन को समाप्त करता हूँ। आपसे क्या चाहूँगा, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पार्टिसिपेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू, गुड बाय। कल फिर मिलेंगे सुबह।